लापता है। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पोस्टर पूरे देश में चिपका करके क्रेडिट लेने वाला कोई शख्स इस पर बात करने तक को तैयार नहीं कि वो 29 भारत माँ के बेटे कहाँ हैं, कैसे हैं, उनका सुराग क्या है। 19 जवान हमने उरी में शहीद करवाए। मैं सलाम करूंगा उन जवानों की शहादत को जिन्होंने अपनी लाशें बिछा करके उसके ऊपर हिंदुस्तान की नींव को मजबूत रखा हुआ है। मैं सलाम करूंगा उनकी शहादत को। 29 वो 19 ये एक जवान सर्जिकल स्ट्राइक के दूसरे दिन जिंदा पकड़ा गया है। आज हमारी होम मिनिस्ट्री उस पर बात करने को तैयार नहीं कि चंदूलाल को वापस कैसे लाया जाएगा। 7 कुछ दिन पहले, और जिस दिन से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उस दिन से अब तक 27 जवान शहीद करवाए हैं हमने, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। कैसा राष्ट्रवाद है साहब। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आप चीख करके कह रहे थे कि हमने सारे बंकर तबाह कर दिए, अब कोई उधर से हमारी इजाजत के बिना इधर आ नहीं सकता, और उसके बाद से अब तक 16-17 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं। चाय भी आ गई। आजकल चाय वालों के बारे में कुछ भी बोलते हुए बड़ा डर लगता है। कब कौन चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा नहीं है साहब, इसलिए बड़ा एहतियात बरतना पड़ता है। लेकिन शुक्र है ये जो चाय पिला रहे हैं बड़ी मीठी सी है। साहब ने तो ऐसी चाय पिलाई है कि मतलब कमाल ही कर दिया है। अब ये सिलसिला अगर पूरा हो जाए, मैं तो इसलिए चाय किसी को नहीं लेने देता कि बंदा जब हाथ में चाय ले लेता है तो दाद देने के लिए हाथ उठा ही नहीं पाता, तो नुकसान तो मेरा ही होता है ना। मैं इसलिए भी चाय नहीं लेने देता। इतने जवान हम खो चुके हैं, लेकिन चुप हैं साहब, सब चुप हैं। सेना के जवानों के नाम पर क्रेडिट लेने वाले लोग चुप हैं। इससे पहले इस देश में सेना का कभी इतना इस्तेमाल नहीं किया गया। आप सबने वो फिल्म देखी है ना आमिर खान वाली? नहीं, और आ गई बिल्कुल लेटेस्ट लास्ट वाली जो आई। आपने पीके देखी है? जब उसको बचना होता था थप्पड़ से, तो वो कभी इस गाल पे हनुमान जी की, कभी इस पे किसी की, मतलब वो एक तरह से सेफ्टी के लिए देवताओं की तस्वीरें चिपका लेता था गाल पे, और थप्पड़ मारने वाला अपने हाथ रोक लेता था। भाजपा बिल्कुल वही काम कर रही है। वो अपने गाल पर सेना का स्टिकर चिपका करके मुद्दों से बच रही है, भाग रही है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब के सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ देश के राष्ट्र कवि, बहुत बड़े कवि हिंदी के, बहुत बड़े शायर रामधारी सिंह दिनकर उतर रहे थे। वो भी बिहार से हुआ करते थे साहब। उतर रहे थे वो, नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया सीढ़ी पर। नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर जी ने उनका हाथ थाम लिया। तो नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर जी के जवाब पे आपकी तालियां बजे। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी, इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे, साहित्य और अदब हमेशा उसे सहारा देगा। आज वही जरूरत आन पड़ी है साहब। कोई बोलने को तैयार नहीं। देश की लोकसभाओं और राज्यसभाओं में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं बची है। अगर विपक्ष कहीं बचा है तो या तो जेएनयू में बचा है, या तो जामिया में बचा है, या तो एएमयू में बचा है, वरना देश में कहीं विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं बची है। अपोजिशन नहीं बचा। पत्रकारिता ने तो अपने आप सरेंडर कर रखा है। कुछ एक पत्रकारों को छोड़ दें आप, बरखा से लेकर रवीश से लेकर पुण्य प्रसून तक को, वरना उसके बाद तो ऐसा लगता है कि सरेंडर कर चुके हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक चुटकुला बहुत तैर रहा है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी अपने में जहर लगा के सो जाएं तो देश के कई नामी पत्रकार सुबह मरे हुए पाए जाएंगे। ऐसे भी चुटकुले चल रहे हैं साहब सोशल मीडिया पर। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। अब मेरी हिम्मत के लिए मेरे साथ खड़े हो जाना कि एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान
बड़ा है चाहत का, साहेब रोशनदान की बातें करते हैं, साहेब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। इतने जवान मर रहे हैं, चुप है सब। मैं एक सुझाव देता हूं, एक शायर क्या सुझाव देता है कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। शिबली भाई काफिया की दाद चाहता हूं अगले, अगर मजा दे दे ये काफिया तो बता देना, मुहर लगा देना कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सुझाव सही लगे तो जोड़ लीजिएगा इस सुझाव के साथ खुद को, कि गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पिछले 20 साल से देश में नारा उछलता रहा है कि हमने ट्रेवल एजेंसी खोली है, ये टिकट पकड़िए और पाकिस्तान चले जाइए। क्यों चले जाएं साहब? आप बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने चुना है हिंदुस्तान को, और यहां इतनी दूर हम अगर रह रहे हैं तो देश की इकोनॉमी में हम यहाँ से पैसा ले जा करके कमा करके देश की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं, हम मुल्क की तरक्की में हाथ बटा रहे हैं साहब। आप कहते हैं ट्रेवल एजेंसी को लिए पाकिस्तान चले जाएं, इनकार करता हूं मैं इस नारे से, झुठलाता हूं मैं उस नारे को। 4 मिसरे पढ़ता हूं। हमारे देश में तिरंगे का 2 बार अपमान हुआ है सबसे बुरी तरह से। आजादी के बाद तिरंगे को मानने से इनकार करने वाले लोगों ने तिरंगे जलाए थे। ठीक है साहब, वो आजादी मिली थी, फौरी तौर पर लोगों ने उतना रिएक्ट नहीं किया, लेकिन 2 बार तिरंगे का सबसे बड़ा अपमान हुआ है। एक बार तब जब महाराष्ट्र में 6 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए वोट देने के अधिकार से वंचित किए गए स्वर्गीय बाल ठाकरे को तिरंगे में लपेटा गया। तिरंगे का पहला अपमान था वो। तिरंगे का दूसरा अपमान तब हुआ जब मरहूम अखलाक का कत्ल करने वाला एक शख्स डासना की जेल में था और वहां पर चिकनगुनिया की वजह से मर गया। मरने के बाद फासिस्ट ताकतों ने उसे तिरंगे में लपेट करके कहा कि ये शहीद है। और शर्म की बात यह है कि देश के जितने भी जवान शहीद हुए हैं पिछले 2.5 साल में, किसी एक की जवान की अंतिम यात्रा में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी मिनिस्टर शामिल होने के लिए नहीं गया। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। लेकिन उस हत्यारोपी की लाश जो तिरंगे में लिपटी थी उसे नमन करने के लिए देश के सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर जाकर के नमन करता है, तब मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं 4 मिसरे पढ़ूं कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए। एक नया नारा उछालता हूं, पहुंचा दीजिएगा इसे पूरे देश में कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए। अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए। इस सिलसिले के आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं, फिर एक नज़्म पढ़ के अपनी जगह लेता हूं साहब। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं। हमारी निशानियों से तकलीफ है, हमारे नाम की इमारतों से तकलीफ है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर जो रोड बनी थी उसका नाम बदल दिया गया, देश चुप रहा साहब। इन दिनों एक नई मुहिम शुरू की गई है कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए।
हमारी इमारतों के नाम से तकलीफ है, हमारी निशानियां मिटाना चाहते हैं। कितनी नफरतें, आखिर कहां से लाते हैं इतनी नफरतें। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जिन इमारतों का नाम बदलना चाहते हैं आप, वो इमारतें अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी आज भी इस मुल्क की तरक्की में कितना बड़ा योगदान कर रही। ताजमहल को देखने के लिए एक साल में 22.19 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो देश की तरक्की में जाता है। 22.19 करोड़ का राजस्व। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए 19.39 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। कुतुब मीनार को देखने के लिए 13.14 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। बनने के सैकड़ों साल बाद भी इमारतें इतना बड़ा योगदान कर रही हैं और आप हमारी इमारतों के नाम बदल देना चाहते हैं। जिन्होंने अभियान शुरू किया साहब के अकबर रोड का नाम बदल दो, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। उनका बस एक परिचय और देता हूं आपको, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी और दामाद का नाम है नदीम हैदर। मैं हिंदुस्तान के तमाम अमन पसंद लोगों से, उसमें हिंदू भी शामिल हैं, मुसलमान भी शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं, ईसाई, मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूं कि पहचानिए ऐसे दोहरी सियासत करने वालों को कि उन्होंने अपने घरों में क्या किरदार रखा हुआ है और बाहर क्या बोलते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो। ये शायरी की भाषा नहीं है, ये अदब की जुबान नहीं है। मैं अभी जमशेदपुर मुशायरे में था तो एक बड़े बुजुर्ग शायर थे जो सदारत कर रहे थे। मेरे पढ़ने से पहले वो माइक पर आए और उन्होंने कहा कि इमरान, शायरी जो तुम पढ़ते हो वो शायरी नहीं है, जो तुम कहते हो वो अदब नहीं है। मैं चाहता हूं कि पर्दे में रह के बात की जाए, पर्देदारी की जाए। मैं माइक पे आया तो मैंने कहा सही कहते हैं सर, पर्दे में रह के बात की जानी चाहिए, पर्देदारी की जानी चाहिए। लेकिन पर्दे में रह के बात तब की जाती थी जब सियासत भी पर्दे में रह करके जुल्म करती थी। आज तो खुलेआम जुल्म हो रहा है। आप जेलों से निकाले जाएंगे, नए कपड़े नए जूते आपको पहनाए जाएंगे और ले जा करके मार दिया जाएगा। वीडियो फुटेज आएगी सामने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए और सफाई के नाम पे पूरा देश खामोश रह जाएगा। ये हाल हो गए हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो। लेकिन दोस्तों, समाज में अगर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग हैं तो आपको ये भी बताऊं कि नजीब की तलाश के लिए पिछले 60 दिन से सबसे ज्यादा लाठियां जिस लड़के ने खाई हैं उसका नाम मोहित पांडे है। वो मुसलमान नहीं है। ऐसे भी लोग मौजूद हैं। नजीब की तलाश के लिए पूरी दिल्ली में जो सबसे बड़ी मुहिम चलाए हुए हैं, उनके अगर टॉप 5 नाम आप तलाशेंगे तो वो रवि प्रकाश हैं, वो चेतना पांडे हैं, वो अभिषेक पांडे हैं, वो मोहित पांडे हैं, वो कन्हैया कुमार हैं, वो शहला रशीद हैं। ऐसे जो लोग हैं उन्हें मजबूत करिए, उन्हें ताकत दीजिए। हर जंग खुद नहीं लड़ी जाती है, कुछ जंग लड़वाई भी जाती है। हिकमत का इस्तेमाल करिए। अल्लाह के रसूल ने हिकमत का इस्तेमाल करके आपके सामने नजीर पेश की है। आप भी हिकमत का इस्तेमाल करिए। सैल्यूट करिए ऐसे लोगों को, मजबूत करिए ऐसी ताकतों को, क्योंकि देश में नफरती चिंटुओं की तादाद बमुश्किल 10% है। बाकी देश का 90% हिंदू भाई आपके साथ, आपके सुख दुख में बराबर शामिल है। उसे ताकत दीजिए, उसे मजबूत करिए, क्योंकि मैं पूरी जिम्मेदारी से यहाँ खड़ा होकर के मेरी आंखों के सामने ज्यादा तादाद में मुसलमान भाई बैठे हुए हैं। मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ कि इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवा करके जो सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर खड़े लोग थे ना, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था, सारे के सारे हिंदू भाई थे। ऐसे लोगों को मजबूत करिए। जरूरत आन पड़ी है। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मसले को सच में जो अदालत तक ले गई उस शख्सियत का नाम तीस्ता सीतलवाड़ है और वो मुसलमान नहीं है। क्या कहेंगे? पहचानिए ऐसे लोगों को, मजबूत करिए ऐसे लोगों को। आप टेररिज्म पे कितनी भी सफाइयां देते रहते,
लेकिन सैल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे को, जिन्होंने अपनी जान दे करके भी ये बताया कि दहशतगर्दी के और भी चेहरे होते हैं। ऐसे लोगों को मजबूत करिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने लिए सच्ची लड़ाई लड़ने वाले लोगों को पहचानते तक नहीं हैं। उनके साथ दिक्कत यह है कि वो आपकी लड़ाई लड़ते हैं तो उन्हें उनका समाज मानता ही नहीं अपना, और आप उन्हें पहचानते ही नहीं। आप सोचिए, उन्हें तो दोहरी मार झेलनी पड़ती है। ऐसे लोगों को मजबूत करिए, ऐसे लोगों को ताकत दीजिए। आप कितना भी चिल्लाते रहें, लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा संजीव भट्ट को, आईपीएस संजीव भट्ट को, जिसने अपनी नौकरी ठोकर मारते हुए कहा कि नहीं साहब, मैं गुजरात के दंगों का जो सच है वो दुनिया को बताऊंगा, नौकरी रहे या ठोकर पे जाए। ऐसे लोगों को मजबूत करिए। सैल्यूट करिए अरुंधति रॉय को, सैल्यूट करिए कुलदीप नैयर को, सैल्यूट करिए इस तरह के तमाम चेहरों को। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। कबूल है आपकी मुहिम स्वामी जी, लेकिन इमरान के मिसरे आप कबूल करो कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले, लगाना मुहर मेरी बात पे, अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों के नाम बदल डालो, अपने दामादों के नाम बदल डालो, अपने दामादों के नाम बदल डालो। न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब की बार किसानों की सरकार। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि नोटबंदी के फैसले के बाद जो सबसे तमाम मौतें हुई, लेकिन जिस मौत ने मुझे सबसे ज्यादा झकझोरा वो एक शख्स की मौत में झकझोरा। सीआरपीएफ का एक जवान था जिसे कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए 5 गोलियां लगी उसके सीने में, लेकिन वो इतना बहादुर था भारत माँ का बेटा कि 5 गोलियां सीने में खाने के बाद भी जिंदा रहा, मजबूती के साथ लड़ता रहा। लेकिन 4 दिन पहले वो नोट बदलवाने के लिए बैंक गया था, नोट नहीं बदलवा पाया तो घर वापस आकर के उसने खुद को गोली मार ली और वो मर गया। ये सबसे दर्दनाक हादसा रहा है। हादसे तो बहुत सारे हुए, लेकिन कैसी चौकीदारी है साहब। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ है। 1,14,000 करोड़ रुपए का कर्ज तो उन्होंने उद्योगपतियों का आते ही माफ कर दिया था। तकरीबन 2.25 लाख करोड़ का तो साफ सुथरा चूना लगा है 2.5 साल में। इमरान मिस्रे पढ़ता है, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। और अब बहुत सच्चा मिसरा पढ़ता हूं, जोड़ता हूं इस नज़्म में कि तुमसे ज्यादा सरदार था वो पिछला सरदार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। तुमसे ज्यादा सरदार था वो पिछला सरदार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। वाह वाह वाह। पहला बंद पढ़ता हूं साहब कि देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, कि देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है।
एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा। पिछले 1 साल में विदर्भ यानी कि महाराष्ट्र में, वहां भी राष्ट्रवादियों की सरकार, 3539 किसानों ने महज 1 से 4 लाख रुपए तक का कर्ज ना अदा कर पाने की वजह से खुदकुशी की। मीडिया मेरा आंकड़ा नोट करे, 3539 किसानों ने खुदकुशी की। और आप दिल्ली में बैठ के कहते हैं कि अब की बार किसानों की सरकार। किसी का एक शेर है कि कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका पड़ा तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की, तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। अयोध्या का एक शायर जमुना प्रसाद उपाध्याय एक शेर कहता है कि नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाते तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल उनके खेतों में बरस जाते, नहीं तो सारे बादल उनके खेतों में बरस जाते। तो मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा। जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है। नोटबंदी पे चाहे जो कुछ बोले, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 8 लाख करोड़ का घोटाला है। चलिए मैं ये भी नहीं मानता हूं, लेकिन मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। कभी आपने सोचा कि रात के 8 बजे टीवी की स्क्रीन काली होती है और एक चेहरा नमूदार होकर कहता है कि भाइयों बहनों आज से 500 और 1000 की नोट रद्दी है, टुकड़ा है, कागज है, देश हित का फैसला है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मित्रों, देश हित का फैसला नहीं है, ये अपने उद्योगपति आकाओं को खुश करने का फैसला है। नोट में चिप लगी है। मैंने तो एक दिन उनसे पूछा कि भैया चिप लगी है तो बताइए उसमें गाना भरवाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि हम बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को बिना गाना सुने मजा नहीं आता है। अगर चिप में गाना भरवाया जा सके तो सही है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो चिप का एक कॉन्सेप्ट फैलाया गया कि चिप लगी है काला धन पकड़वाएगी, सबसे ज्यादा वो चिप काला धन भाजपा नेताओं का ही पकड़वा रही है। मजे की बात तो यह है मोदी जी अपने ही लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। सच बात तो यह है साहब कि बैंक कर्ज में डूबे हुए थे, भारत के बैंक कर्ज में डूबे हुए थे, क्योंकि उद्योगपतियों का पूरा कर्जा इन्होंने माफ कर दिया। बैंकों ने दबाव बनाया तो बैंकों के पास पैसे कहां से आए। नोटबंदी का फैसला लागू कर दिया गया। हमारी आपके घरों में जो गुल्लकों में पैसे रखे हुए थे उसे भी बैंकों में जमा करना पड़ा, और जमा करने के बीच में आप कतारों में जूझ रहे हैं। तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए के आसपास एसबीआई ने अडानी साहब को लोन सैंक्शन कर दिया, आपको पता भी नहीं चला। विजय माल्या का 1200 करोड़ रुपए का कर्ज प्रायोरिटी से हटा करके साइलेंट मोड में डाल दिया गया, और वित्त मंत्री जी ने कहा कि वसूल पाना मुश्किल है इसलिए प्रायोरिटी से हटा दिया गया। लेकिन देश चुप है साहब। देश के ऊपर से जो देशभक्ति का बुखार चढ़ा के रखा है साहब ने, जो चूरन बेच रहे हैं वो धीरे धीरे उतरेगा। उसके लिए आपसे गुजारिश करता हूं कि जहां बैठिए उनकी फैसले की खूब तारीफ करिए। आपसे बहुत मोहब्बत से बात कह रहा हूं। मैं तो लोगों से कहता हूं भाई मुझे तो कबूल है, बहुत अच्छा फैसला है। हम 20% लोगों ने तो वोट नहीं दिया था तो हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, जिन बेचारों ने दिया था उनके लिए तो ये फैसला बड़ा मजे का फैसला है साहब। तो ये काम पूरी हिकमत के साथ करिए। कमाल का फैसला किया है साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा। आप 4,500 से ज्यादा जमा करेंगे तो पैन कार्ड चाहिए। आपके पैसे की जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा। और साहब ने एक नया फरमान जारी किया है कि मेरे विधायकों और सांसदों के पैसों की जांच अमित शाह जी करेंगे। ये तो वही मसला हुआ जिस तरह उन्होंने पठानकोट हमले की जांच ISI से करवाई। बिल्कुल यही मसला है साहब कि एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और मालिया लंदन घूमे
बाहर तेरा धंधा, जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है। राष्ट्रभक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। राष्ट्रभक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। जो ये बातें कह दे वो हो जाएगा गद्दार। वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। गगन पर भाई, नोटबंदी के फैसले के समर्थन में कौन है? विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े अर्थशास्त्री। और खिलाफ में कौन है? अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह जी। मतलब जो टॉप मोस्ट, जिन्हें दुनिया मानती है कि अब बहुत बड़े इकोनॉमिक के जानकार लोग, वो खिलाफ में। समर्थन में कौन? कैसा ड्रामा बुना गया है साहब कि विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। तुमसे ज्यादा सरदार था वो पिछला सरदार। वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के। एक नज़्म आपकी फरमाइश पे सुना देता हूं, बताएं कौन सी? अच्छा, मदरसा सुना दो जी। नहीं, मैं भी जा थोड़े रहा था, मैं तो मार्केट वैल्यू चेक कर रहा था कि आप सुनने के मूड में हैं या नहीं। मैं देखिए, अच्छा, नहीं ठीक, पहले मदरसा सुना दूं, उसके बाद इंशाल्लाह आप जो कहेंगे मैं वो सुना दूंगा। आप लोग चाहते हैं तो इमरान भाई थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं और तुराज भाई थोड़ा सुनाएंगे, फिर इमरान भाई दोबारा आ जाएंगे। थोड़ा सा हाँ, ठीक, मैं मदरसा सुना देता हूँ, फिर मैं बैठ जाऊंगा, फिर इंशाल्लाह उसके बाद आप एक राउंड और जो चाहेंगे मैं वो सुना। बिल्कुल, शुक्रिया। मदरसा सुना करके मेरी भी ख्वाहिश है उन्हें सुनने। हाँ, आखिर में उससे इस मुशायरे को खत्म किया जाएगा। आपका हुक्म सर आंखों में। देखिए, एक प्रोसेस है, सब आप ही के हिसाब से तो हो नहीं सकता ना। आप जिल्ले इलाही हैं ना मैं अनारकली हूँ कि आप नीचे से हुक्म देंगे और मैं मान लूंगा। मतलब सब प्रोसेस से चलेगा। वो एक घर में डकैत घुस गए, घर वाले बड़े सीधे साधे बिल्कुल रशीद भाई की तरह, तो डर गए। उन्होंने डकैतों को देख के चुपचाप चाबियां पकड़ा दी, बोले ये तिजोरी की चाबी, ये अलमारी की चाबी, सब लूट लीजिए, हमें मारिएगा मत। डकैतों ने चाबियां ले ली, जा करके तिजोरी खोली, सारा माल पोटली में इकट्ठा किया, अलमारी खोली, सारा माल पोटली में इकट्ठा किया। घर वालों ने सोचा चलो माल गया जान बची, पोटली ला करके इकट्ठी कर दी। घर वाले सोचे अब डकैत चले जाएंगे। जब पोटली ला के इकट्ठी कर ली, फिर घर वालों को इकट्ठा किया और फिर मारना शुरू किया। तो घर वालों ने कहा भैया सब लूट चुके थे, अब मारने की जरूरत क्या है? तो डाकुओं ने कहा कि देखिए भाई, प्रोसेस होता है, प्रोसेस तो पूरा करना पड़ता है ना। तो ये प्रोसेस है, मुझे भी प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। हालांकि आप मतलब अपने तेवर के लोग हैं, लेकिन आप शराफत से बैठिए, क्योंकि ये मुशायरा मैंने सुना है कि डायरेक्ट बड़ोस में भी टेलीकास्ट हो रहा है और आपकी एक ही हरकत पर भाभी जी की नजर है। घर जाकर के आपका हश्र भी बुरा हो सकता है, इसलिए मोहब्बत से चुपचाप बैठे रहिए। क्योंकि बीवी जो है ना, वो मतलब ऐसा उसका अपना तेवर है, वो इस तरह से आपको मतलब सलीके से बंधक बना के पूरी जिंदगी भर रखती है कि आप चाह करके भी कभी मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। उसका अपना तेवर है, उसकी अपनी। वो सुबह जो है ना, बीवी से साहब की किसी बात पे झंझट हो गई, तो उसने गुस्से से कहा कि तुम कभी मेरी कीमत जान ही नहीं पाओगी, कभी मर जाऊंगा लेकिन तुम मेरी कीमत नहीं जान पाओगी। तो बीबी भी बहुत गुस्से में थी, उसने कहा कि तुम्हारी कीमत मुझसे बेहतर कौन जानेगा, तुम तो मेरे पल्ले ऐसे पड़े हो जैसे 2000 का नोट, न तुम्हें बदल सकती हूँ, न तुम्हें फेंक सकती हूँ, न तुम्हारा छुट्टा ले सकती हूँ, और बात बात पे रंग अलग से बदलते रहते हो।
ये हालत है साहब। अच्छा, शौहर भी कम बदमाश थोड़ी होता है। एक शौहर अपनी बीवी से इतना तपा रहता था कि बेचारी कुछ भी करे। इस बार ताली वहां से बजेगी, मैं जानता हूं। वो कुछ भी करे बेचारा, मतलब वो कुछ भी करके लाए। अरहर की दाल पका के लाए तो बोले उड़द की दाल क्यों नहीं बनाई, आज मेरा उड़द की दाल खाने का मन था। गोभी की सब्जी बनाए तो बोले तुमने टमाटर की सब्जी क्यों नहीं बनाई। अंडा अगर आमलेट बना के लाते तो बोले आज मेरा उबला अंडा खाने का मन था, आपने ये आमलेट क्यों बना दिया। उबला लाए तो बोले आमलेट क्यों नहीं बनाया। एकदम थक गई वो। उसने सुबह नाश्ते में आमलेट भी बनाया, उबला अंडा भी बनाया, ला करके दोनों रख दिया और उसकी तरफ गुस्से से देखने लगी कि अब बोलो। लेकिन शौहर तो शौहर है साहब, उसका अपना जौहर है। उसने बीबी की तरफ देख के कहा कि तुम कभी नहीं सुधरती, तुम हमेशा उल्टा काम करो। ये दोनों बना लाए। तो उसने कहा कि मैंने सोचा कि आपको दोनों पसंद है इसलिए मैं दोनों बना लाई। उसने कहा दोनों बना लाई ये तो ठीक है, लेकिन जिस अंडे का आमलेट बनाना था उसको उबाल लाई और जिसको उबाल लाना था उसका आमलेट बना के ले आई। तो ये अपनी बदमाशियां हैं साहब। आप कभी उबर नहीं सकते और वो आपसे कभी पार नहीं पा सकती। मतलब ऐसा फेविकोल वाला जोड़ है कि आप छुटवाने पे लगे रहेंगे, छूटना नहीं है साहब। हाँ, मैं तो इसीलिए शादी नहीं कर रहा हूँ। ये शकील भाई ने, अच्छा शकील भाई हाशमी हैं, शकील हाशमी, और ये मुझे भी इमरान हाशमी बना देना चाहते हैं। मैं बनना नहीं चाह रहा हूँ, मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं खाली इमरान प्रतापगढ़ी बन के रहना चाह रहा हूँ। और ये है कि मुझे हाशमी बना देना चाहते हैं। इनकी मोहब्बत को सलाम। मैं वो नज़्म सुनाता हूँ साहब आखिर में, जिस नज़्म ने मुझे इमरान बनाया और जिस नज़्म के सदक़े में, जिस नज़्म की वजह से शायद मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। उसके बाद बहुत सारी नज़्में आप पसंद करते हैं, आप याद करते हैं, लेकिन ये नज़्म मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं आखिर में सुना दूंगा उसे भी, लेकिन ये भी सुन लें इंशाल्लाह। आखिर में वो भी सुना दूंगा कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। बारहा सुना होगा, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये नज़्म याद होगी। इन दिनों अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 मुशायरे ऐसे गुजरे होंगे मेरी जिंदगी में कि मेरे सामने हजारों की भीड़ खड़े होकर के आखिर में इस नज़्म की फरमाइश करती है और मैं ये नज़्म पढ़ना शुरू करता हूँ और भीड़ मेरे साथ इस नज़्म को गाती है। ये मुझसे पहले मेरे मिसरे गाती है भी। ये अल्लाह ने इस नज़्म के जरिए ये मोहब्बतें अवाम के दिलों में पैदा करी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि साहब मैं तो शायरी की ABCD मुझे नहीं आती, मैं तो टूटा फूटा कह भर लेता हूँ। लेकिन अगर मेरे दामन में दुआएं हैं, मेरे दामन में अवार्ड है, मेरे दामन में अवाम का प्यार है, तो सिर्फ और सिर्फ मैंने मदरसे पर नज़्म कही और मदरसे में पढ़ने वाले तलबा ने शायद किसी मासूम लम्हे में मेरे लिए दुआएं करी, जिसके सदक़े में अल्लाह ने इतना सब कुछ नवाज दिया। ये उसका करम है, मैं इस बात को कबूल करता हूँ साहब। मैं पढ़ता हूँ कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। शकील भाई और जावेद भाई को देख के मुझे इससे पहले 4 मिसरे याद आ गए, मैं वो पढ़ दूं तो फिर आगे बढ़ूं। हमारे देश में एक बाबा है साहब, दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करता है साहब बंदा, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाया बंदा। पिछले दिनों मेरे हिंदी के एक दोस्त है, हिंदी मंचों के, संपत सरल साहब, उन्होंने क्या टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि योग करते रहना चाहिए, योग के बड़े फायदे हैं। योग करने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका बदन इतना लचीला हो जाता है कि मुसीबत में किसी भी औरत का कपड़ा पहनो फिट आता है। बहुत जबरदस्त टिप्पणी करी उस आदमी। मैंने 4 मिसरे पढ़े साहब। पिछले दिनों उन्होंने हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं, वो हरियाणा गवर्नमेंट ने उनको अपना पीस एम्बेसडर बनाया और वहां एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मेरे हाथ कानून में बांध रखे। पीस एम्बेसडर ये बात कह रहा कि मेरे हाथ कानून में बांध रखे हैं, वरना जय न बोलने वालों की गर्दनें काट देता। उनके पड़ोस में खड़े आचार्य बालकृष्ण जी ने उनसे कहा कि बाबा गलत बोल गए आप, गर्दन काट देंगे तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बात बाबा की समझ में आ गई। बाबा उसी दिन से चुप हो गए, लेकिन फिर उसी दिन से मुझे लगा कि मुझे एक मासूम सा सवाल उछाल के इनसे पूछना चाहिए। मैं मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। आजकल सोशल मीडिया पे कार्टून बहुत वायरल है,
अन्ना हजारे जी लेटे हुए हैं, हाथ जोड़े हैं और उनके बगल में कैप्शन लिखा हुआ है कि मैं सोने जा रहा हूं, जब कांग्रेस की सरकार आ जाए तो मुझे जगा देना, मुझे धरने पर बैठना है साहब। ये जो इस तरह के सारे एलिमेंट्स थे उनके लिए मिसरा सुनिएगा कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। मेरा सवाल अगर आपका भी सवाल हो तो बताना सुन के, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। राजी भाई ने एयरपोर्ट पे रिसीव करके जो मोहब्बतें लुटाई हैं, उनके साथ के जितने भी लोग हैं, मैं सबका नाम भी याद नहीं कर सका, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बिहार अंजुमन ने जो ये कोशिश करी है उसके लिए किसी एक का नाम फर्दन नहीं बल्कि सबके लिए एक बार कम से कम 10 सेकंड तो आपकी ताली बजनी चाहिए। यकीनन बहुत मेहनत करी है इन्होंने, मैं सलाम करूंगा इनकी कोशिशों को, अल्लाह ने सलामत रखे और इनसे और इसी तरह का काम लेता है। जो प्रेजेंटेशन आप सबने दिखाया है वो ये साबित करता है कि आप यकीनन बड़ा काम कर रहे हैं और जो सफर अख्तियार करते हैं वो ही दरिया को पार करते हैं। आपने कोशिश शुरू की है, इंशाअल्लाह बिहार बदलेगा, हिंदुस्तान बदलेगा। मैं नज्म पढ़ता हूँ कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मेरे सिवान के दोस्त पीछे गा रहे हैं इस नज़्म को, ये मेरी खुशनसीबी है। मुझे याद है कि पिछली बार शिवली भाई जब आपने स्पार ग्रुप के जरिए वो एक शाम इमरान प्रतापगढ़ी के नाम की थी, मैं एक छोटा सा वाक्य बता के नज़्म पढ़ता हूँ। मैं यहीं से उम्रा करने के लिए गया था, आपने मुझे विदा किया था, मैं उम्रा करने के लिए गया, मदीने गया हुआ था। मेरी जिंदगी का मुझे तमाम अवार्ड मिले हैं और बड़े अवार्ड मिलेंगे इंशाअल्लाह। अभी तो दुनिया के तमाम अवार्ड हासिल करने आपकी दुआओं के भरोसे, छीनने हैं, हासिल नहीं करने बल्कि छीनने हैं आपकी दुआओं के भरोसे इंशाअल्लाह। लेकिन एक अवार्ड जो मुझे उस लम्हे में मिला है मैं वो बताता हूँ आपको कि मैं उम्रा करने गया और मदीने गया हुआ था, मस्जिद नबी में टहल रहा था मैं। वहाँ एक लम्हा ऐसा लगता है कि एक मंजर ऐसा लगता है कि आंखों में बसा लिया जाए, भर लिया जाए। मैं टहल रहा था बहुत देर, टहलते टहलते मुझे लगा कि आबे ज़मज़म पीना चाहिए। बकेट लगे हुए थे, एक जगह कोई एक साथ बैठ करके 4-5 लोग उनसे मतलब वो निकाल करके आबे ज़मज़म दे रहे थे, लोग उनसे ले रहे थे। मैं भी आबे ज़मज़म का गिलास लेने के लिए झुका, उनकी नजर मुझसे मिली और मस्जिद नबवी में उन्होंने लम्हा भर के लिए मुझे देखा और मुझसे कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी। शायद वो मेरी जिंदगी का अजीब लम्हा था कि मस्जिद नबवी में कौन है जो मुझे पहचान रहा। मैंने कहा जी इमरान प्रतापगढ़ी। तो उन्होंने अपने कुछ और साथियों को बुलाया, अपना मोबाइल